हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आगामी एग्जाम को देखते हुए हम यूपीएससी के मॉडर्न इंडिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शंस है, पहला है राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा है, बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना ही दो। देखिए, कॉर्नवालिस का शासन जो था 1786 से लेके 1793 ईस्वी तक था, और 1793 में ही हमने अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो वहां पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था जिससे किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई हो। तो पहला गलत हो गया। तो इस प्रकार ये गया, ये गया। दूसरा था कि हाँ, अगर वो समय पर अपना जो है नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे तो सूर्यास्त का नियम लागू होता था। सूर्यास्त का नियम लागू होता था और उन्हें जमींदारी से हटा दिया जाता था। तो दूसरा सही है, हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। आपके ऑप्शन है, ए अहमद शाह, बी महमूद बेगरा, सी बहादुर शाह, डी मोहम्मद शाह। तो देखिए, बहादुर शाह ने ये दिया था, ये गुजरात के शासक थे और इन्होंने ही पुर्तगालियों को दीव सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। आपके ऑप्शन है, ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1793 का चार्टर एक्ट, डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी 1833 का चार्टर एक्ट। इसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेश और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। आपके ऑप्शन है, ए पुरातत्व पुरातात्विक उत्खनन, बी औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, सी देसी राजाओं में गिरजाघरों की स्थापना, डी औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो सही आंसर क्या होगा, पुरातात्विक उत्खनन से ये सभी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2022 का क्वेश्चन है। पहला, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। दूसरा है, अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था। तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो तीन। तो देखिए, पहला जो है गलत है, क्योंकि गजपति शासक जो थे ये 16वीं शताब्दी के मध्य में थे। ठीक है, 16वीं सदी के मध्य में ये शासन करते थे। और जो डच थे, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब शुरू की थी, तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में शुरू की थी। मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। ये बीजापुर सल्तनत से ही गोवा छीना गया था। ये कब हुआ था, तो ये 1510 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा भी सही है कि विजयनगर साम्राज्य एक प्रतिनिधि से पट्टे लिए थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में नायक का एक पद होता था और नायक जो थे स्थानीय सरदार होते थे।
और यही सरदार जो है, इन्होंने ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर जमीन दिया था। तो इस प्रकार 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के पहले पूछ रहा है, मतलब कब से? 1600 ईस्वी से लेके पहले, तो 1625 के आसपास। ठीक है, तो देखिए, पहला है भरूच, दूसरा है चिकाकोल, तीसरा है त्रिचिनोपोली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल एक, बी 1 और 2, सी केवल 3, डी 2 और 3। इसका सही आंसर ए होगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कोशिश की थी जहांगीर के समय में कि फैक्ट्री बनाया जाए, सूरत में लगाया जाए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई थी। 1609 में क्या होता है कि जो कैप्टन हॉकिंस होते हैं, वो इनके दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जो कैप्टन हॉकिंस थे आए, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण यह सफल नहीं हुआ। लेकिन 1623 तक आते आते इन्होंने सूरत में, उसके अलावा भरूच में, साथ में अहमदाबाद, उसके अलावा आप समझ लीजिए कि आगरा में और मसूलीपट्टनम में जो इनकी पहली फैक्ट्री थी, बाद में इन्होंने सूरत में स्थापित किया था। कई जगह जो है सूरत पहले देते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्थापित कर ली, इसलिए क्या होगा? ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करती है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, बी भारत के वस्त्र उद्योग मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, सी देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, डी ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो देखिए, सही व्याख्या ये करता है कि भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो नष्ट हो गई थी। और रही बात आयात शुल्क, तो बिल्कुल नहीं, इन्होंने कम कर दिया था। रेलवे का विकास कब होता है? तो 1853 में होता है, और ये पूर्वार्ध में पूछ रहे हैं। इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है औरंग, सामने है राजकोष का प्रभारी, दूसरा है बेनियार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, तीसरा है मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। तो देखिए, जो औरंग होते थे वो बेसिकली, औरंग एक गोदाम होता था जहाँ पर सामानों को रखा जाता था। तो पहला गलत है। दूसरा है बेनियार, तो बेनियार जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट ही होते थे। वो कैसे? तो बेनियार एक तरीके के बिचौलिए थे, बिचौलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को मदद करते थे, क्योंकि जो व्यापारी होते थे अंग्रेज, वो क्या होते थे, उनको भाषाई कठिनाइयाँ होती थी, तो बेनियार जो होते थे उनको मदद करते थे। तो एक प्रकार के क्या हो गए? बिचौलिए हो गए। एक तरीके से वो एजेंट के रूप में काम करते थे। मिराईसीदार क्या होते थे? तो जो मिराईसीदार होते थे, वो जो रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी जो कृषि व्यवस्था लागू थी, कृषि कर व्यवस्था, तो उसमें राजस्व का वसूली का काम यही करते थे। इन्हें ये एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राज्य का नामित राजस्व दाता होते थे। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ए उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, बी वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, सी वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, डी
वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसका सही आंसर डी होगा। एक्चुअली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और यह 1806 में बंद भी हो गया था। ये बेसिकली जो अंग्रेजी प्रशासक होते थे उनको भारतीय संस्कृति के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व प्रचलन शुरू किया गया? ऑप्शन है ए तंबाकू कोको और रबर, बी है तंबाकू कपास और रबर, सी है कपास कॉफी और गन्ना, डी है रबर कॉफी और गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा तंबाकू कोको एंड रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार कंपनी द्वारा यहाँ कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा ए 1 और 2। इसने एक अधिकार को तो खत्म कर ही दिया, केवल चाची मतलब चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ दिया था। साथ ही इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को भी सुदृढ़ कर दिया और अगले 20 साल तक के लिए इनको पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया और भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ऐसा नहीं था। इसीलिए तीसरा गलत हो गया। तो ये सब गलत हो जाएंगे और आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ मतलब स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? आपके ऑप्शन है ए अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, बी चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, सी तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, डी कपास, रेशम, सॉल्ट पीटर और अफीम। तो देखिए अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहें तो बंगाल के क्षेत्र में उस समय भी और आज भी उतना तिलहन का उत्पादन नहीं होता है, तो पहला आपका कट जाएगा। बी है वहाँ पर जैसे गन्ना है तो गन्ना का उत्पादन नहीं होता है, तो इसलिए चीनी शामिल है, इसलिए ये गलत हो गया। और सी को आप कैसे हटा सकते हैं? तो मसाले के उत्पादन के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा कपास, रेशम, सॉल्ट पीटर और अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड ब्लेजली द्वारा शुरू की गई सहायक गठबंधन की प्रणाली पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए दूसरों के खर्च पर एक बड़ी अस्थायी सेना बनाए रखना, बी भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सी कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करना, डी भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो पूछ रहा है नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं था। बल्कि बेसिकली क्या है कि देखिए लॉर्ड वेलेस्ली का शासन कब से कब तक है? तो 1798 से 1805। सहायक संघ पहले से भी आ रही थी लेकिन इस दौरान यह व्यवस्थित हो गई, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सेना की अस्थायी तैनाती को स्वीकार करना होगा और इसके रख रखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करना होगा, ठीक है। तो उसमें कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करना ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़ा हुआ था? आपके ऑप्शन है पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा अलेक्जेंडर रीड, तीसरा थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो सही आंसर होगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो इसमें शामिल थे। 2 और 3 सही होगा।
देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये तो बंगाल क्षेत्र में थे, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये मद्रास क्षेत्र में लागू हुई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। और ये कब लागू हुई थी? तो ये बेसिकली 1819 से लेकर 26 के बीच में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भूमि की प्रकृति और फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का आकलन होना। दूसरा है युद्ध में गतिशील तोपों का प्रयोग। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन से भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी कोई भी नहीं। तो देखिए जो भू राजस्व का आकलन था ये शेरशाह सूरी के समय में लागू हुआ था, ठीक है। और जो अकबर थे उनके समय में और भी ये व्यवस्थित होकर उभरा। युद्ध में गतिशील तोपों का प्रयोग ये बाबर के समय में हुआ था, ठीक है। और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है मुगल काल में ही शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार इसमें से कोई भी सही नहीं है। ये बेसिकली फसल कहाँ के थे? तो दक्षिण अमेरिकी फसल थे। जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। दूसरा है सरकार ने रैयतों को पट्टे दिए। तीसरा है कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया। सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक दो, सी एक दो तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू था। तो वहां पर किसानों से सीधे ही सरकार जो है राजस्व इकट्ठा करती थी, लगान लेती थी। और सरकार ने रैयतों को पट्टे दे रखे थे, और कर लगाने से पहले भूमि को सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमि व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? ऑप्शन है ए रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। सी न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। डी उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। तो देखिए इस व्यवस्था में क्या था कि जमींदारों को क्या था, भूमि का स्वामी माना गया, ठीक है। और उन्हें समय पर एक निश्चित राशि देनी ही पड़ती थी। और जो राजस्व का भाग होता था 10/11 होता था, ठीक है। और एक निश्चित भाग नहीं देने पर उन्हें क्या किया जाता था? बेदखल कर दिया जाता था। इसके अलावा जमींदारों को उनकी प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया, क्योंकि अब कानून व्यवस्था लागू कर दिया गया। और सरकार ने आश्वासन दिया कि वह जमींदारों की परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें जो कोर्ट का फीस होता है उसको भी माफ कर दिया था, कोर्ट फीस को माफ कर दिया था। कोर्ट फीस की समाप्ति जो हो गई, इसीलिए क्या हुआ कि कानूनी विवाद जो है बढ़ता चला गया। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।